हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 23 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज का हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, बिखरे मोती पुस्तक किसकी है। हमारे ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कार्तिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिखरे मोती पुस्तक किसकी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को पूर्ण रूप की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे महामारी माना। प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। इस बीमारी के उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया है, वे संबंधित थे। हमारे ऑप्शन है राजनीति, पत्रकार, लेखक या गायक। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है पत्रकार। हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया है, वे पत्रकार थे। ठीक है, चलिए राजकुमार केसवानी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया। राजकुमार केसवानी भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले पहले पत्रकार थे और इसी गैस कांड की रिपोर्टिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। वे भास्कर में लगातार कई दशकों से मशहूर कॉलम आपस की बात लिख रहे हैं। वे 2003 में दैनिक भास्कर इंदौर के रेसिडेंट एडिटर बने थे और उसके बाद 2004 से 2010 तक भास्कर की मैगजीन रसरंग के संपादक भी रहे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े मशहूर पत्रकार थे और इन्होंने ही सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने वाले पहले पत्रकार ये थे, राजकुमार केसवानी। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में व्हाइट फंगस का पहला केस किस जिले में मिला है। हमारे ऑप्शन है रीवा, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो देखिए, इसका सही आंसर है जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश में व्हाइट फंगस का पहला केस जबलपुर जिले में मिला है। ठीक है, चलिए इस बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, व्हाइट फंगस प्रदेश में इसका पहला मरीज मिल गया है। इस मरीज के ऑपरेशन के दौरान व्हाइट फंगस मिलने की पुष्टि हुई। मेडिकल कॉलेज ईएनटी विभाग अध्यक्ष एवं वार्ड प्रभारी डॉक्टर कविता सचदेवा ने बताया कि 17 मई को एक 55 वर्षीय मरीज का ऑपरेशन किया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद में आई जांच में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, व्हाइट फंगस का पहला मरीज प्रदेश में जबलपुर जिले में मिला है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने प्रसिद्ध कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट और दैनिक भास्कर के वरिष्ठ स्तंभकार प्रकाश व्याणी जी का निधन हो गया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है एज यू लाइक इट, गीतांजलि, शून्य से शिखर या कामायनी। तो देखिए, इसका सही आंसर है शून्य से शिखर। प्रसिद्ध कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट प्रकाश व्याणी जी की फेमस पुस्तक है शून्य से शिखर। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, चलिए अपन प्रकाश व्याणी जी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, देश के प्रसिद्ध कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट और दैनिक भास्कर के स्तंभकार प्रकाश व्याणी का इंदौर में निधन हो गया।
अपने धारदार कॉरपोरेट लेखन और जुझारू जज्बे के कारण प्रकाश बेयाणी ने पिछले 25 वर्षों से देश और दुनिया में साख बनाई थी। शून्य से शिखर किताब से मशहूर 20 से ज़्यादा किताब लिखने वाले भी हिंदी में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले कॉरपोरेट लेखक थे। वे दिव्य भास्कर गुजराती में पिछले 16 वर्षों से लगातार सक्सेस एंड स्टडी कॉलम लिख रहे थे। ठीक है, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है प्रकाश बेयाणी जी का। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकी ये किताब जरूर याद रखना फ्रेंड्स, शून्य से शिखर, बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन और निःशुल्क राशन देगी। यही नहीं, राज्य सरकार इन बच्चों की स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुक्रवार से लागू कर दी है। योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त हटा दी गई है। इस अवधि में किसी भी वजह से पालक की मौत पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू की है, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कम से कम कितने कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे? ऑप्शन है हमारे 2, 4, 6 या 8। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 2। प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 2 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 2 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। एक जिला एक पहचान के तहत सब्जियों और फलों के उत्पादन को देखते हुए प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि अधोसंरचना कोष के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेते हुए कही कि 2 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना ये। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन मई के माह के प्रमुख दिवसों की बात करते हैं जिनका अपन डेली रिवीजन करते हैं जिससे कि आप लोग भूलें नहीं। तो देखिए अपन अपने इम्पोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को ही सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस, संयुक्त राज्य। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को ही मनाया जाता है। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो 16 मई को मनाया जाता है। 17 मई को हमारा विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दूर संचार दिवस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, विश्व दूर संचार दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है। और उक्त रक्तचाप दिवस भी हमारा 17 मई को ही मनाया जाता है। 18 मई की बात करें तो 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, 17 मई को भी आप लोग ध्यान रखना, 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मई को हमारा संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मई को ही हमारा प्रकाश दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये देखिए, आज की क्लास की हमारी स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। हमारे ऑप्शन हैं श्री भगवत राय मंडलोई, श्री कैलाशनाथ काटजू, या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री श्री कैलाशनाथ काटजू थे। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू हमारे मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 जून 1887 में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 17 जून 1887 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 31 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962 तक मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। 31 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962 तक मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। बात करें कि ये कैलाशनाथ काटजू कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रहे थे। उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे ये 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये रहे थे 21 जून 1948 से 1 नवंबर 1951 तक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 21 जून 1948 से 1 नवंबर 1951 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं कैलाशनाथ काटजू, और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना। केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं ये 25 अक्टूबर 1951 से 10 जनवरी 1955 तक ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। और केंद्रीय रक्षा मंत्री ये 10 जनवरी 1955 से 31 जनवरी 1957 तक ये केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 10 जनवरी 1955 से 31 जनवरी 1957 तक ये केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं। और 25 अक्टूबर 1951 से 10 जनवरी 1955 तक ये गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और 17 फरवरी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज हमारा उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग ध्यान रखना, 17 फरवरी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई प्रयागराज में। प्रयागराज हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मैं सारे पॉइंट एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे, कब से कब तक रहे थे? तो 31 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962 तक ये मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। और ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म 17 जून 1887 में हुआ था मध्य प्रदेश में। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रहे थे। ओडिशा के राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 21 जून 1948 से 1 नवंबर 1951 तक रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री रहे 25 अक्टूबर 1951 से 10 जनवरी 1955 तक। और केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं 10 जनवरी 1955 से 31 जनवरी 1957 तक। ठीक है, तो ये आप लोग रिवीजन कर लेना, मैंने आपको सब बोल दिया है। समझ में ना आए तो मैंने जो बोला है वो लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? हमारे ऑप्शन हैं 10, 11, 12 या 14। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 10। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। 10 जिले कौन कौन से, उनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए उनके हमारे नाम हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, ये 10 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को छूते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? हमारे ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, नेपानगर मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या बड़ौदा गुजरात। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नेपानगर मध्य प्रदेश। भारत की प्रथम पेपर मिल नेपानगर में स्थापित की गई। नेपानगर हमारा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपानगर स्थित है, पेपर मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, नेपा लिमिटेड देश में पहला अखबारी कागज का कारखाना है। नेपा लिमिटेड देश में पहला अखबारी कागज कारखाना है, पहला अखबारी कागज कारखाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, नेपा लिमिटेड देश में पहला अखबारी कागज कारखाना है। और नेपानगर हमारे बुरहानपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी कमांड अपने हाथ में कब ली थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी कमांड अपने हाथ में 1949 में ली थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी कमांड अपने हाथों में 1949 में ली थी। और भारत की प्रथम पेपर मिल है ये नेपानगर में स्थित है, बुरहानपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं दमोह, सिंगरौली, बैतूल या विदिशा। तो देखिए इसका सही आंसर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में यह स्थित है और यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोयले से चलने वाला विद्युत गृह है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोयले से चलने वाला, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना, कोयले से चलने वाला विद्युत गृह है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, कोयले से चलने वाला यह विद्युत गृह है और वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है, सबसे बड़ा है प्रेजेंट में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ा है वर्तमान समय में, यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत है। ठीक है, कितने मेगावाट है? तो 4760 मेगावाट है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 4760 मेगावाट है। ठीक है, जो कि सिंगरौली में स्थित है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोयले से चलने वाला विद्युत गृह है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना और ये फैक्ट जरूर याद रखना, वर्तमान समय में ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है, 4760 मेगावाट। बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली हमारा जिला सीधी से अलग होके बना है, 24 मई 2008 में सीधी से अलग होके 50वां जिला बना था। सिंगरौली हमारा बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है सिंगरौली। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सीधी से सिंगरौली 24 मई 2008 को अलग हुआ था, 50वां जिला बना था और सिंगरौली हमारा बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ये हमारे रीवा संभाग में आते हैं सीधी सिंगरौली। ठीक है, तो आप इसका मेगावाट जरूर याद रखना, 4760 मेगावाट है, सबसे बड़ा वर्तमान समय में यह ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था?
हमारे ऑप्शन है बिलासपुर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, ओरछा मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ओरछा मध्य प्रदेश। देश का पहला रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ओरछा में देश का पहला रामायण कला संग्रहालय स्थित है। ठीक है, यह पारंपरिक कलाओं का अनोखा केंद्र है। पारंपरिक कलाओं का अनोखा केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, आप लोग इसकी स्थापना याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। पारंपरिक कलाओं का अनोखा केंद्र है, ये भी याद रखना। ठीक है, ओरछा की बात करें तो ओरछा हमारा टीकमगढ़ जिले में नहीं आता, अब ये हमारे निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जिले में, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना था हमारा 52वां जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, टीकमगढ़ से निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को अलग होके अलग जिला बना था, जिसलिए ओरछा हमारा निवाड़ी जिले में आता है, टीकमगढ़ में नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। और देश का पहला रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है, ओरछा निवाड़ी जिले में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। निवाड़ी जिले की डेट याद रखना, जिला कब बना था 52वां, 1 अक्टूबर 2018 को यह जिला बना था। और पहले रामायण कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। देश का पहला रामायण कला संग्रहालय है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला, ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, रीवा, भोपाल या सागर। तो देखिए इसका सही आंसर है रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमारे रीवा जिले में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। बात करें इसका अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का नाम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय क्यों पड़ा? तो इसका नाम पड़ा था कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर इसका नाम अवधेश प्रताप सिंह पड़ा। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह हमारे भारत के सेनानी थे। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कप्तान अवधेश प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं के नाम पर इसका अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय नाम पड़ा, जो कि रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। फ्रेंड्स, ऐसे ही धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग डेली करंट क्लास देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को, जिससे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।